राहुल जी, इस समय जब भी कोई आपसे मिलता है तो एक बात जरूर कहते हैं, और वो क्या कहते हैं एक बार फिर से सुनाइए ना। सब कोई सुनना चाहता है। जब संसद के भीतर कार्यवाही हो रही है तो हर किसी को इच्छा है कि आपका वो फेमस डायलॉग क्या है, जरा बताइए ना। डरो मत, डरो मत, डरो मत, डरो मत। अरे वाह, लेकिन ये क्या, अमित शाह जी केंद्रीय गृह मंत्री संसद के भीतर ही आप ही का डायलॉग दोहरा रहे हैं। कहीं कुछ वजह तो नहीं है? डरिए मत, डरिए मत। देख रहे हैं ना, जो राहुल गांधी सबको कह रहे थे डरो मत, वही अमित शाह जी संसद के भीतर उनको कह रहे हैं डरो मत और जाओ मत। सुनना भी तो जरूरी है जो कहे हो। तो ओबीसी का मुद्दा है ये दोस्तों, क्योंकि ओबीसी को लेकर जो कुछ कहा गया, जो कुछ बताया गया, उसमें गांधी परिवार, राहुल गांधी विशेषकर बुरी तरह से घिर गए हैं और आज इसको डिकोड करना बहुत जरूरी है। साथियों नमस्कार, मैं हरिश्चंद्र बर्णवाल। महिला आरक्षण बिल के दौरान राहुल गांधी ने, सोनिया गांधी ने, कांग्रेस ने और तमाम पार्टियों ने ओबीसी आरक्षण का मुद्दा उठाया और बड़ी बेबाकी से उठाया। जिस तरीके से उठाया ना, ऐसा लग रहा है कि मोदी सरकार घिर गई है, लेकिन ऐसा है नहीं। क्योंकि जिस तरीके से इन लोगों ने दिखाया, जिस नियत के साथ उठाया, उसमें ये खुद घिर चुके हैं और वो देखना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। मैं एक एक करके बयान सुनाता हूं और आप देखिएगा किस तरीके से संसद के भीतर ही तमाम मंत्रियों ने इनको जवाब दिया। राहुल गांधी से मैं शुरू करता हूं। इन्होंने सीधा सेक्रेटरी का मुद्दा उठाया, सुन करके बड़ा अच्छा लगता। कहते हैं यही तो देश चलाते हैं, इनमें से नहीं है ओबीसी। बयान सुनिए ना कि ये जो 70 सेक्रेटरी हैं, सॉरी 90 सेक्रेटरी हैं, ये जो हिंदुस्तान की सरकार को चलाते हैं, जो बजट को चलाते हैं, इनमें से ओबीसी कितने हैं? नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री हैं, ओबीसी के लिए काम करते हैं। मैंने ये सवाल पूछा, मैं आपको जवाब देना चाहता हूं। हिंदुस्तान के सेक्रेटरीज 90 में से सिर्फ 3 ओबीसी से हैं। देख रहे हैं ना, ऐसा लग रहा है ना कि राहुल गांधी को कितनी चिंता है ओबीसीज की। होनी भी चाहिए, सबको होनी चाहिए। जो समाज में पिछड़ा हुआ वर्ग है उसको उठाना चाहिए। लेकिन एक सवाल, मैं जवाब अभी दिखाऊंगा, उससे पहले मैं दिखा रहा हूं कि इस देश में 600 से अधिक योजनाएं सिर्फ गांधी परिवार के नाम पर है। क्या उसमें ओबीसी की याद नहीं आती? क्या एससी एसटी की याद नहीं आती? इसमें से कितनी प्रतिशत योजनाएं ओबीसी के नाम पर है? ओबीसी के जो भी दिग्गज महानुभाव है, महान हस्तियां, उनके नाम पर है। कभी किसी ने उठाया नहीं, उठाना चाहिए। ये सबको भेजिएगा, पता तो चले। ये नया नया एंगल ढूंढ करके जो लाते हैं तो इनको भी तो पूछना चाहिए। भाई ऐसा तो हो नहीं सकता कि ओबीसी के हक पर भी गांधी परिवार घुस जाए, एससी एसटी सब के हक पर गांधी परिवार का नाम चढ़ जाए। ये संभव नहीं है। लेकिन इसका तथ्यात्मक जवाब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने दिया और उन्होंने बकायदा एक एक चीज जो राहुल गांधी ने उठाई ना, धज्जियां उड़ाकर रख दी। सुन लीजिए। सब लोगों की अपनी अपनी समझ होती है। उन्होंने कहा कि देश जो लोग चलाते हैं उसमें सिर्फ 3 ओबीसी। अब इनकी समझ है कि देश सेक्रेटरीज चलाते हैं, मेरी समझ है देश सरकार। मान्यवर, संविधान की स्कीम है, देश की नीतियों का निर्धारण इस देश की कैबिनेट करती है, इस देश की सरकार करती है, इस देश की संसद करती है। वैसे राहुल गांधी को एक मजेदार सवाल, बड़ा ही माने सीरियस सवाल है, भारतीय जनता पार्टी के नेता अमित मालवीय ने पूछा। मुझे अच्छा लगा इसलिए मैं आपको दिखा रहा हूं, खुद से तथ्य निकालने की जगह। राहुल बाबा, कांग्रेस की 4 राजस्थान, छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश और कर्नाटक प्रदेशों में आज भी आपकी सरकार है, लेकिन इसमें एक भी ओबीसी चीफ सेक्रेटरी नहीं है। ये सवाल तो उठेगा ना, बड़ा सेक्रेटरी की आपको चिंता है तो क्यों नहीं पूछा जाएगा। एक और महत्वपूर्ण ट्वीट दोस्तों, बड़ा अच्छा एंगल है इसलिए मैं लेकर आया हूं। राहुल गांधी हैज ए ब्रेन। अब देखिए, पहली लाइन तो आप छोड़ दीजिए। सेक्रेटरीज इन द सेंट्रल गवर्नमेंट आर जनरली अबव द एज ऑफ 50, 50 से ऊपर होते हैं। ओबीसी कोटा वॉज इम्प्लीमेंटेड इन 1992। ओबीसी कोटा को 1992 में लागू किया गया था।
इसका मतलब है कि इससे पहले SC ST कैटेगरी को छोड़ दें तो जितने भी सेक्रेटरीज के मामले में होंगे वो तो सब जनरल कैटेगरी में आते होंगे। इसके बाद ये सवाल पूछते हैं 92 में किया गया, हाउ मेनी वर क्लासिफाइड एज OBC बिटवीन 2004 एंड 14। आपकी 10 साल तक सरकार रही, कितने को आपने क्लासिफाई किया? नहीं किया, 0। इसका जवाब देखिए, इन्होंने डॉक्यूमेंट्स दिया है, और दैट्स बिकॉज नो सच कैटेगरी एग्जिस्टेड बिफोर 1992 एंड एन IAS ऑफिसर पासिंग आउट ऑफ द OBC रिजर्वेशन कुड नॉट हैव राइजन टू द रैंक ऑफ सेक्रेटरी। यानी इसकी भी जिम्मेदारी इन्हीं की है, और ये अपनी ही कमी को उजागर कर रहे हैं। अगर आज कोई सेक्रेटरी बनता है ना तो उसके लिए समय लगता है, अनुभव लगता है, अनुभव के साथ ये बनता है। तो आपने उस समय दिया ही नहीं तो आज कैसे इस रैंक पे आएंगे? लेकिन राहुल गांधी को इससे कहाँ फर्क पड़ता है दोस्तों, और इसीलिए OBC के मुद्दे को सब उठा रहा है। इनकी माताजी सोनिया गांधी ने भी इसी रिजर्वेशन बिल पर डिबेट के दौरान उठाया। बयान सुनिए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की मांग है कि यह बिल फौरन अमल में लाया जाए, लेकिन इसके साथ ही कास्ट सेंसस कराकर शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, OBCs की महिलाओं के आरक्षण की व्यवस्था की भी जाए। आज तो सोनिया गांधी को OBC की बड़ी चिंता हो रही है, होनी भी चाहिए, हम तो कहेंगे ज़रूर होनी चाहिए। लेकिन 2010 में जब यही सवाल इनसे पूछा गया था तो जानते हैं एकदम खारिज कर दिया। बोलते हैं कि आपको देना है दीजिए ना, कौन रोका आपको? बयान सुनिए। There are those who are asking about a minority quota and OBC quota. Do you feel the bill needs relooking, or is this bill in its final I mean, shape? to those who ask such questions, I would say, who prevents you from giving to Muslim women, to OBC women, a seat in the reserve 33%? Who's going to prevent them from doing it? देख रहे हैं ना, आज भी तो सवाल उठता है कि आपको किसने रोका है? 4 राज्य में आपकी सरकार है, क्यों नहीं देते? जब आपकी सरकार होगी कोई रोकता है क्या? लेकिन नहीं, इनको तो बोलना है, आरोप ही लगाना। और इसीलिए निशिकांत दुबे ने इनके बाद करारा जवाब दिया, OBC के मुद्दे पर भी जवाब दिया। वो बयान सुनिए। पंचायत में किस तरह से रिजर्वेशन होगा और म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में किस तरह से रिजर्वेशन होगा, आपने उसके लिए कभी OBC की बात तो नहीं की। यदि इस आर्टिकल में यदि आपने डाला होता OBC की बात तो आप जब करिए बहुत अच्छा, इतने वर्षों से आपको नहीं दिखाई दिया। मगर इतना सब कुछ होने के बाद भी दोस्तों, ये जो राहुल गांधी हैं, गांधी परिवार है, कांग्रेस है, ये संभलने का नाम ले रहे हैं। राहुल गांधी ने ऐसी बात कही है कास्ट सेंसस के बारे में, इनकी सरकार ने कास्ट सेंसस किया था, पूरा मोदी जी को लपेट रहे हैं एकदम से कि आप उजागर कीजिए। इनको पता है कि इनकी कास्ट सेंसस में खामियां थी, इसलिए ये अपनी सरकार के दौरान उजागर नहीं कर पाए। आज बोल रहे हैं आप करो नहीं तो हम कर देंगे। कहां से कर दोगे भाई? गजब अराजकता फैलाने की बात हो रही है। बयान सुनिए। हमने कास्ट सेंसस किया था, उसका डेटा आप रिलीज कीजिए, और अगर आप नहीं करेंगे तो हम कर डालेंगे। देख रहे हैं ना, और इसीलिए दोस्तों ये काम जब इन्होंने शुरू किया था ना कर्नाटक चुनाव के समय, तब मैंने एक डिटेल्ड वीडियो बनाया था OBC को लेकर, तमाम एंगल से, हर राज्यों के बारे में। वो वीडियो आज देखना बहुत जरूरी है, उसका एक हिस्सा मैं आपके सामने रख रहा हूं, आप इस वीडियो को देखिए कि राहुल गांधी इस समय जिस भी चुनावी राज्य में जाते हैं तो एक ही बात करते हैं, सुन लीजिए, OBC की बात करते हैं। लेकिन क्यों? इसका खुलासा भी खुद राहुल गांधी ही कर देते हैं, ये भी सुन लीजिए। कहते हैं कि मैंने OBC का अपमान किया, और फिर पूरे तैश में आकर राहुल गांधी OBC का मुद्दा उठाते हैं। चलिए आज OBC की बात करते हैं, पूरी करते हैं। और जानते हैं इसके बाद राहुल गांधी मोदी सरकार को ये चुनौती देते हैं कि उनकी सरकार में, यानी कांग्रेस की UPA सरकार के दौरान जो सरकार ने कास्ट सेंसस किया उसे मोदी सरकार जारी कर दे। माने खतरनाक है। पहले ये बयान सुन लीजिए। UPA ने, कांग्रेस पार्टी ने 2011 में कास्ट बेस्ड सेंसस किया, पूरे देश की जातियों का डेटा उस सेंसस में है। मोदी जी आप OBC की बात करते हैं, उस डेटा को आप पब्लिक कर दीजिए। अब राहुल गांधी ऐसा क्यों कहते हैं?
ये समझना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। राहुल गांधी को भी पता है कि उनकी सरकार के समय जो कास्ट सेंसस किया गया उसमें भारी गड़बड़ियां थी और इसीलिए उसने भी जारी नहीं किया। अब ये चाहते हैं और चुनौती देते हैं कि मोदी जी इसको जारी कर दें ताकि उनका जो पाप है वो इनके सिर मर जाए। जैसे विजय माल्या और बाकी लोगों ने लोन कब लिया? लोन तो कांग्रेस की सरकार ने दिया, आप जानते ही है, और भाग गए। अब उसकी बदनामी जो है पूरा मोदी सरकार के सिर पर फोड़ने की कोशिश करते हैं। ठीक उसी प्रकार से कास्ट सेंसस के मामले में कर रहे हैं, लेकिन मकसद ये नहीं है दोस्तों, मकसद तो कुछ और है, मुद्दा कुछ और है। मोदी और भाजपा को बदनाम करने के लिए राहुल झूठे आरोप मढ़ते हैं कि भाजपा रिजर्वेशन के खिलाफ है। सुन लीजिए, बीजेपी और आरएसएस के उनके डीएनए में रिजर्वेशन जो है उनको चुभता है और वो किसी ना किसी तरीके से उसको खत्म करना चाहते हैं। लेकिन जानते हैं राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग ने राजस्थान, कांग्रेस की सरकार है, इन्हीं की सरकार है, उसको लेकर जो रिपोर्ट दी है उसमें एक सनसनीखेज जानकारी सामने आई है। एक प्रकार से पोल खोल कर रख दी है दोस्तों। क्यों? आप रिपोर्ट देखिए। राजस्थान में 7-8 जिले ऐसे हैं जहां किसी भी ओबीसी जाति को आरक्षण का लाभ नहीं मिला है, जबकि इन जिलों में बड़ी संख्या में ओबीसी समुदाय के लोग रहते हैं। अब उन्हें अयोग्य ठहराने के लिए यहाँ की जो सरकार है ना, बड़ी एक जबरदस्त चाल चली गई है। सर्टिफिकेट देने के लिए आय का प्रमाण पत्र मांगा जा रहा है और आय के प्रमाण पत्र में भैया आप जिससे मांगेंगे उसी की आय देखेंगे ना। ये लोग क्या करते हैं? पूरे परिवार की आय जोड़ देते हैं, पूरे परिवार की आय। आप जानकर आश्चर्य करेंगे, जिससे योग्य लोगों को भी आरक्षण का लाभ नहीं मिल पा रहा है। अब जाहिर है दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी तो सवाल उठाएगी ही ना। आप एक बयान भी सुन लीजिए। राजस्थान जहां कांग्रेस की सरकार है वहां 8 जिले बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, उदयपुर, सिरोही, राजसमंद, चित्तौड़ और पाली में ओबीसी का आरक्षण 0 है। जाहिर है दोस्तों, सवाल तो उठेंगे। तो ये तो राजस्थान का हाल है। अब मैं आपको बिहार लेकर चलता हूं। बिहार में भी इन्हीं की सरकार है, कांग्रेस का समर्थन है, कांग्रेस के ही लोग हैं उसमें, क्योंकि वहां महागठबंधन है। लेकिन बिहार की कहानी में थोड़ा सा और बड़ा दायरा बढ़ जाता है, क्योंकि यहाँ तो बड़ा विशेष है यहाँ की जाति राजनीति। और आपको याद दिलाता हूँ कि 2015 के विधानसभा चुनाव में, उससे पहले मोहन भागवत का एक बयान आया था। उन्होंने सिर्फ ये कहा था कि इस पर चर्चा होनी चाहिए। इसी बयान के आधार पर लोगों में ये डर फैला दिया, और मैं तो कहता हूँ कामयाबी भी पा गए ये लोग, क्योंकि जिस तरीके से वोटिंग हुई थी उसमें ये लगा कि इन्होंने डर फैला दिया। ये कहते थे कि मोदी जी आरक्षण खत्म कर देंगे। आपको मैं लालू यादव का बयान सुनाता हूं, सुन लीजिए। ताल ठोक के हम खड़ा हैं, आरक्षण को आप खत्म कर दोगे? ये आप किसको खुश करने के लिए बोल रहे हो? मैं जानता हूं, देश जान गया। उठो पिछड़े वर्गों के लोगों। और इसी प्रकार से तेजस्वी यादव, जो इस समय डिप्टी सीएम है, वो भी लोगों में डर फैलाते रहे। उस समय भी बन गए थे जीतने के बाद। सुन लीजिए बयान। असल में आरएसएस और बीजेपी तो आरक्षण विरोधी रही है। और यही नहीं, ये जो नीतीश बाबू है, सुशासन बाबू हैं, ये भी यही काम करते हैं। अब इनकी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह लोगों को कैसे डराते रहे, ये आप सुन लीजिए। जनता दल यूनाइटेड और महागठबंधन अति पिछड़े वर्ग के बीच जाएगी और अति पिछड़े वर्ग को ये बताएगी कि भारतीय जनता पार्टी किस केंद्र की सरकार ने किस तरह साजिश किया आरक्षण व्यवस्था को समाप्त करने की। अब जरा सोचिए दोस्तों, क्या मोदी जी ने आरक्षण खत्म कर दिया? कितने साल गुजर गए? आप सोचिए, 8 साल गुजर गए जब ये डर फैलाया गया। नहीं खत्म किया कहीं भी। जो व्यवस्थाएं चली आ रही है वही चल रही हैं। ये सब मानते होंगे अंदर ही अंदर कि आरक्षण की जो वर्तमान व्यवस्था है वो ठीक नहीं है, लेकिन उसमें सुधार कैसे लाया जाए, इस पर लोग डरते हैं। लेकिन ये बात सच है कि मोदी जी ने कुछ नहीं किया जो ये डर फैला रहे थे, और ये डर फैलाकर ये परिवारवादी लोग सत्ता में वापस पहुंच गए। मगर अब मैं आपको राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग की रिपोर्ट दिखाता हूं। उससे पता चलता है कि कैसे बिहार में घालमेल किया गया। ये जो राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग की राजनीति करने वाले लोग हैं वो कर रहे हैं। राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग की रिपोर्ट के अनुसार 1993 से
बिहार में अब तक जो जाति ओबीसी में शामिल ही नहीं है उसे भी प्रमाण पत्र बांटा जा रहा है, यानी यहां भी गड़बड़ी है। इतना ही नहीं दोस्तों, यहां पर आय की गणना करते समय कृषि आय को भी जोड़ा जा रहा है जो नियम विरुद्ध है। इसीलिए ये तमाम मुद्दे उठ रहे हैं और इससे जुड़ा मैं आपको बयान भी सुना देता हूं, सुन लीजिए। बिहार राज्य में भी जो भारत सरकार के सेवा का जो ओबीसी का जो पात्र अधिकारी या कर्मचारी है उसके नॉन क्रीमी लेयर का प्रमाण पत्र बनाए जाते समय और वार्षिक आय की गणना करते समय वेतन और कृषि आय को जोड़ा जाता है जो एकदम नियम के विरुद्ध है। अब आपको मैं बंगाल लेकर चलता हूं दोस्तों। यहां की रिपोर्ट बहुत खतरनाक है, डराने वाली है। अब मैं वो रिपोर्ट आपको दिखाऊं उससे पहले ये जानना जरूरी है कि चुनाव से पहले ममता दीदी ने जमकर जाति का कार्ड खेला था। अपने घोषणा पत्र में कहा था कि ओबीसी में 4 नई जातियों को लाएंगे। ममता बनर्जी ने वादा किया था कि उनकी सरकार बनने पर, नाम सुन लीजिए, माहिष्य, तिली, तामुल और साहा जाति को ओबीसी वर्ग में लाए जाएंगे। इसके लिए बाकायदा जांच की जाएगी और इसकी सिफारिश करने के लिए विशेष कार्यबल बनाए जाएंगे। लेकिन यहां तो गजब खेला हो गया। अब मैं आपको रिपोर्ट दिखाता हूं, आप देखिए। जांच के दौरान केंद्रीय ओबीसी आयोग ने 25 फरवरी को, मैं रिपोर्ट ही पढ़ रहा हूं, बंगाल के आला अधिकारियों के साथ बैठक की। इसमें चीफ सेक्रेटरी भी मौजूद थे और इस दौरान पता चला कि बंगाल में 179 जातियां ओबीसी में, 179 जातियां। लेकिन जब पूरी सूची देखी गई तो आयोग की आंखें फटी की फटी रह गई। उसने देखा कि सूबे में 118 जातियां मुस्लिम ओबीसी से हैं, 179 जातियां और उसमें 118 मुस्लिम ओबीसी है और हिंदू ओबीसी की संख्या महज 61 है। आप सोचिए कौन क्या शुरू किया गया, कहां पहुंचा, कैसे चल रहा है। और जांच के दौरान यह भी पता चला दोस्तों कि 2011 के पहले बंगाल में महज 108 जातियां ही पिछड़ी जाति के दायरे में आती थी, जिसमें 53 मुस्लिम वर्ग के ओबीसी और 55 हिंदू ओबीसी वर्ग से आते थे। लेकिन 2011 के बाद राज्य के ओबीसी जातियों की सूची में भारी बदलाव आया और जो 71 जातियां जोड़ी गई उसमें 65 मुस्लिम समाज से और सिर्फ 6 जातियां हिंदू समाज से थीं। लेकिन आरक्षण की जब बात होती है और चुनाव की बात होती है तो किस तरह की बात होती थी वो तो मैंने आपको दिखाया ना। और आयोग ने जांच में ये भी पाया, बड़ा खतरनाक है, कि बंगाल में कुल जनसंख्या में हिंदुओं की कुल आबादी 70.5% है, जबकि मुस्लिम सिर्फ 27% रहते हैं। लेकिन ओबीसी में क्या हो रहा है, पूरा ही मामला पलट गया। जांच के दौरान मैं कुछ और चीज़ें आपको इस रिपोर्ट से दिखाता हूं। राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग ने यह भी पाया कि बंगाल में ओबीसी को 2 कैटेगरी में बांटा गया है, 2 कैटेगरी, जिसमें से एक कैटेगरी अति पिछड़ा वर्ग, उसमें 81 जातियां हैं, लेकिन 73 जातियां मुस्लिम समाज से हैं। सोचिए, 81 में 73 मुस्लिम समाज से और सिर्फ 8 जातियां ही हिंदू ओबीसी वर्ग के हैं। इतना ही नहीं दोस्तों, जो नौकरियों में भर्ती हो रही है, और एक कैटेगरी की बात बता रहा हूं, अति पिछड़ा वर्ग, उसमें 91.5%, बड़े ध्यान से सुन लीजिए, 91.5% लाभ मुस्लिम ओबीसी को मिला है, जबकि हिंदू ओबीसी को मात्र 8.5% ही फायदा मिल पा रहा है। यानी आरक्षण का फायदा भी 90% से अधिक मुसलमान उठा रहे हैं, जो ओबीसी में, हिंदू को तो मिल ही नहीं रहा है। इतना ही नहीं, ओबीसी वर्ग जो है उसे जरूरत से कम आरक्षण मिल रहा है। इसकी भी जानकारी केंद्रीय ओबीसी आयोग ने दी है। ओबीसी ने बाकायदा बंगाल सरकार को कहा है कि राज्य में आरक्षण का दायरा 45% से बढ़ाकर 50% किया जाए, क्योंकि ओबीसी आरक्षण 17% मिल रहा है, उसको 22% किया जाए। एक और खतरनाक जानकारी मैं आपके साथ बताता हूं, ये सब बंगाल के हैं। पिछड़ा वर्ग के आयोग के अध्यक्ष हंसराज अहिर ने कहा कि बंगाल में बड़े पैमाने पर
हिंदुओं ने इस्लाम कबूला। उन्होंने कहा कि पिछड़े वर्ग के लोगों को मिलने वाले आरक्षण का लाभ, बड़े ध्यान से सुनिए, रोहिंग्या मुसलमान उठा रहे हैं। अहीर ने यह भी कहा कि जब उन्होंने सवाल पूछा बंगाल सरकार से तो ये जवाब दिया गया कि इनमें से अधिकांश लोग पहले हिंदू ही थे। कुल मिलाकर देखें तो दोस्तों ये साफ पता चलता है कि राहुल गांधी हो, सोनिया गांधी हो या कांग्रेस हो या फिर इंडिया अलायंस की पार्टियों में कोई भी, इनका मकसद ओबीसी का कल्याण करना नहीं है, बल्कि ओबीसी के मुद्दे को उठाकर सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक लाभ लेना है। वरना ये तो दशकों तक सत्ता में रहे, क्यों नहीं इसकी याद आई, क्यों नहीं कुछ किया। और चलिए आज आप केंद्र की सत्ता में नहीं है, आपकी तो कई राज्यों में सरकारें हैं, वहां पर क्यों नहीं इंप्लीमेंट करते, क्यों नहीं सेक्रेटरीज का ध्यान रखते कि ओबीसी सेक्रेटरीज क्यों नहीं है। और इतना ही नहीं, एक बात और बताना पड़ेगा, ये सारे जो ज्ञान है ना वो सिर्फ भाजपा शासित राज्यों में ही आता है, जो इंडिया अलायंस के बाकी राज्य है ना उसमें भी ख्याल नहीं आता। और इसीलिए पता चलता है दोस्तों कि इनकी नीयत ठीक नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे निवेदन है साथियों कि आप मेरे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और इस बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। नमस्कार।